हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जोन। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस, यानी अपना सेल चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है ना, सेल के सारे मटेरियल को कवर कर रही है ना, तो इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अ कवरिंग ऑफ सेल एंड सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसी कवरिंग है जो सेल को कवर करके रखती है और सेल के अंदर वाले मटेरियल को उसके बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आप देखिए, ऊपर क्या है, एक डबल लेयर ऑफ फैट है, दो अपर लेयर और लोअर लेयर है ना। एक फैट की या फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर है, दो लेयर्स हैं जिनके अंदर कहीं कहीं पे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और उन प्रोटीन्स के बीच में से चैनल्स यानी रास्ता है। अब ये जो चैनल्स हैं, इनके अंदर से मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। बाहर से कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जाना है वो भी इनके थ्रू जाएगा, और अंदर से अगर कुछ बाहर आना है तो भी इसके थ्रू आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए, इसमें क्या है, प्रोटीन्स जो हैं वो फैट्स की बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स के बीच में कहीं कहीं फ्लोट कर रहे हैं, और चैनल्स प्रेजेंट हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड इसके फंक्शंस कैसे हैं? तो पहली बात तो ये कि इसमें क्या है, प्रोटीन्स जो हैं वो डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड में सस्पेंडेड यानी कहीं कहीं प्रेजेंट हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सिलेक्टिवली एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंस। सिलेक्टिवली मतलब चीज़ों को सिलेक्टिवली एक्सचेंज करता है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ अंदर बाहर हो जाएगी, सिलेक्टेड चीज़ें होंगी। कम्युनिकेटिंग विद एनवायरनमेंट मतलब अंदर और बाहर, जो भी सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट और बाहर वाला एनवायरनमेंट, उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट देखिए, कंट्रोलिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन यानी सेल के लिए जो भी रिएक्शंस होनी हैं उनको कंट्रोल करता है। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन सेल्स, मतलब साथ वाले जो भी सेल्स होंगे, अब एक सेल के साथ दूसरा सेल प्रेजेंट है तो उन दोनों के बीच में भी जो कनेक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी। अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आइसोलेटिंग सेल कंटेंट, मतलब सेपरेट करके रख रहे हैं, एक डबल लेयर बना रहे हैं ना, तो सेल के अंदर और बाहर वाले मटेरियल को सेपरेट कर रहे हैं। बात करते हैं जनरल फंक्शंस की, तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रिटी ऑफ सेल। सेल के शेप और साइज को मेंटेन करने में हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात क्या है कि कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट। सिलेक्टिवली परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टेड चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करवाती है ये। तो ये क्या करती है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सेल के अंदर या बाहर, उसको कंट्रोल कर रही है। थर्ड वन इज एक्सक्लूड अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द सेल। ये एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी अनवांटेड चीज़ को अंदर नहीं आने देगी, और allows the cell to create different environments outside and inside, और सेल के अंदर और बाहर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करती है। फोर्थ पॉइंट इज मेंटेन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल। अब क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है तो ये कुछ आयंस को ही अंदर आने देगी और कुछ को बाहर जाने देगी, तो प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है वो बना के रखती है, और साइटोसोल यानी जो भी साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करती है। इलेक्ट्रिकल और केमिकल ग्रेडियंट, जो भी केमिकल आयंस हैं उनका लेवल मेंटेन करती है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। फिफ्थ वन इज फ्रॉम्स कॉन्टैक्ट्स विद नेबरिंग सेल्स या टिश्यूज। साथ वाले सेल्स और टिश्यूज के साथ ये कनेक्शंस बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, अब देखो, सेल के बाहर से कोई भी अगर चीज़ सेल में एंटर कर रही है तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगी, वो कौन सी चीज़ जो है वो पहले इफेक्ट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर कवरिंग है तो जो भी चीज़ एंटर करेगी वो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगी। तो ये सेंसिटिव होती है, हर चीज़ इसके ऊपर इफेक्ट कर रही है जो भी सेल में एंटर करेगी। अब नेक्स्ट देखिए, दो टर्म्स हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन। ये क्या है कि कोई भी चीज़ है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करेगी ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके।
इक्वलाइज कर सके कंडीशन को। इसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। अब दूसरी तरफ ऑस्मोसिस में क्या है कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे। अब देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर मैं पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर मिक्स कर दूं तो जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट। जिसमें कुछ मिक्स किया जा रहा है वो सॉल्वेंट है, और जो चीज़ मिक्स कर रहे हैं हम, शुगर या फिर सॉल्ट, वो सॉल्यूट होती है। तो अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर जो है वो मूव करता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता है, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होती है। अब डायग्राम में देखो, ऑस्मोसिस जो है वो क्या है, उसमें सिर्फ वाटर जो है यानी सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है, और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूव कर रहा है। दूसरी तरफ डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज़ ने मूव करना है, उसको कोई भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज़ कीजिए कि हम कोई भी अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक अगर हम लाइट करते हैं, उसको जलाते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। ये तो नहीं है ना कि जहाँ हमने उसको लाइट किया, जलाया, वो वहीं वहीं पे फ्रेग्रेंस रहेगी, थोड़ी दूर तक जाती है ना। तो मतलब जो फ्रेग्रेंस है वो डिफ्यूज़ कर रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पार्टिकल मूव कर रहे हैं और इक्विलाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है टॉनिक सॉल्यूशंस। अब देखिए ऑस्मोसिस जो है वो 3 टाइप के सॉल्यूशंस में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। सपोज कीजिए ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैंने वाटर जो है उसका लेवल कम रखा है, पर उसमें सॉल्ट या शुगर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ऐड की हुई है, काफ़ी ज़्यादा उसमें सॉल्ट वगैरह ऐड कर दिया। अब ऐसे सॉल्यूशन में अगर मैं सेल को रखूँगी तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। अब सेल के अंदर जो है वो सॉल्वेंट ज़्यादा है पर बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, सॉल्वेंट मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी वाटर जो है वो सेल से निकल कर कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन, जो उसके आसपास सॉल्यूशन है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसमें आ जाएगा। मतलब सेल के अंदर वाटर कम हो गया तो वो श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जो है वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि आसपास सेल को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जिसके अंदर वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। तो अब सेल के अंदर जो है वो वाटर एज कंपेयर टू आउटसाइड कम है, तो जहाँ कम है सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, उसकी तरफ ना। तो सेमी परमेबल यानी कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो वाटर है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो जाएगा, यानी आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल मूव करेगा और सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएगा। अब लास्ट केस है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। इसमें क्या होता है कि जितना वाटर या फिर सॉल्यूट जो है वो सेल के अंदर है उतना ही बाहर वाले सॉल्यूशन में है। तो इसमें सॉल्वेंट जो है वो कहीं मूव नहीं करेगा और सेल का साइज जो है वो वैसे का वैसे ही रहता है, सेल साइज डजेंट चेंज। अब डायग्राम्स में देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का शेप और साइज सेम रहा है क्योंकि कहीं भी सॉल्वेंट मूव नहीं कर रहा है। हाइपोटोनिक में हमने क्या बोला था कि वाटर जो है वो आउटसाइड मीडियम से सेल के अंदर जाएगा और सेल स्वेलअप कर जाएगा। सेल स्वेलअप हो रहा है, हाइपरटोनिक में श्रिंक हो रहा है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। तो पहला केस है रेड ब्लड सेल, जो कि एनिमल्स या ह्यूमंस में होते हैं। उसमें क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल नॉर्मल रहेगा, हाइपोटोनिक के अंदर स्वेल कर जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा। बट प्लांट सेल के अंदर सेल बर्स्ट नहीं करेगा क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सेल को बर्स्ट नहीं होने देती। तो इस केस में नॉर्मली टर्जिड रहेगा सेल। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एनिमल सेल है वो तो देखिए कि सेल साइज डिक्रीज कर गया, श्रिवल हो गए, श्रिंक हो गए सेल। बट प्लांट सेल के अंदर क्या है कि सेल वॉल होती है ना। तो सेल वॉल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो श्रिंक नहीं करेगी। साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर श्रिंक हो जाएगा और इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब प्लाज्मोलिसिस को डिफाइन करते हैं। प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस इन प्लांट सेल वेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल्स फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस का वो केस जिसमें लॉस ऑफ वाटर हो रहा है सेल में से, यानी पानी जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है। किसमें होता है, हाइपरटोनिक वाले केस में ना। तो उस केस में क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर होके यानी अंदर की तरफ चली जाएगी और श्रिंक कर जाएगा उसका कंटेंट। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। डायग्राम में भी दिखा रखा है, बिल्कुल फर्स्ट वाला डायग्राम देखो प्लाज्मोलाइज्ड सेल का। उसमें क्या हो रहा है कि सेल वॉल वैसे की वैसे है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी
वो अंदर की तरफ श्रिंक हो गई है, और वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो बाहर निकला है ना, तो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमने डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कवर किया है, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्टडी किए हैं, एंड प्लाज्मोलिसिस भी डिस्कस कर लिया है। I hope this topic is clear to all of you. If you have any doubts, please ask. And if you gained some knowledge, please do like, share, and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.